नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हमने अक्सर मर्दों के मुंह से सुना है कि औरतों को समझ पाना बहुत मुश्किल है, उनके मन में क्या चल रहा है कोई समझ नहीं सकता। औरत एक पहेली की तरह है जिसे सुलझा पाना एक विद्वान का ही काम हो सकता है, लेकिन एक औरत को समझना इतना भी मुश्किल नहीं। एक औरत को सिर्फ और सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए। आज की कहानी भी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी पूरी जिंदगी बहुत बड़ी लड़ाई थी, सम्मान की लड़ाई। उसने औरत होने के हर रिश्ते को बखूबी जीने की कोशिश की, लेकिन उसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी मौत के साथ उसकी जिंदगी से जुड़े अनेकों रहस्य उजागर होने वाले थे। अब ये केस पुलिस के लिए चुनौतियों से भरा हुआ था और ये औरत पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी पहेली बनकर सामने आने वाली थी। अगर ये मुट्ठी बंद हो तो इसमें क्या है किसी को पता नहीं चलता। एक नहीं देख, अगर मेरा हुनर किसी को पता नहीं चला तो मेरे जीने का क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर इंसान को उसका मकसद नहीं मिलता तो उसके जीने का कोई फायदा नहीं होता है। पहेलियां मत बुझा, क्या है साफ साफ बोल। आई ये सर्टिफिकेट मुझे मेरी सिलाई क्लासेस से मिला है और ये कुर्ता देख रही है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है और इसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। अच्छा, तो देख, बहुत अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। फिर समस्या क्या है तेरी? आई इस पूरी वाड़ी में मेरे हुनर को समझने वाला कोई भी नहीं है। देख, अगर मैं शहर जाऊंगी वहाँ मेरा खुद का बुटीक होगा, लोगों की लाइन लग जाएगी। आई फिर इसमें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बेटा एक बार तू ज्यादा उड़ मत बाबा, ज्यादा उड़ मत। एक बार तेरी शादी हो जाए ना तो फिर तेरा मर्द जो चाहे वो तू कर। हाई तो मुझसे पलड़ा झाड़ रही है। मैं काय को पल्ला झाड़ूंगी बाबा। एक विधवा अपनी बेटी की शादी कर ले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो बाजू वाले गांव का लड़का आ रहा है तुझे देखने, वो तुझे पसंद कर ले बस। तेरी शादी के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। हाय ना चाहके भी मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। जानती हो तुझे मेरी चिट्ठी पढ़ के धक्का लगेगा, लेकिन मैं किसी गवार से शादी करके अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। मुझे जिंदगी में कुछ करना है, बहुत ऊंचा उड़ना है मुझे। पाटिल, पूरा जंगल चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। हटाओ इन लोगों को यहाँ से। सर, एक आदमी यहाँ से गुजर रहा था, उसने लाश को देखा, इसको शूट किया गया है। उठा दो। यस, हो सकता है इसका नाम ऐसे हो या फिर ये ऐसा कोई सिंबल हो। सारी मिसिंग कमेंट स्कैन करो और आसपास पूछो, शायद किसी ने कुछ देखा। राइट सर, हटाओ इन लोगों को यहाँ से। शिनाख्त की कोई लीड? नो सर, इसकी कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है। इसकी तस्वीर सभी अखबारों में दो, शायद कोई पहचान के लिए सामने है। जी सर। सर, मैं तो इस औरत को नहीं जानती हूँ, लेकिन 25 नवंबर को मेरी गोद भराई की रस्म थी, तब ये औरत अचानक से यहाँ पे आ गई थी। 25 नवंबर? कत्ल 25 नवंबर की शाम को ही हुआ था। कितने बजे यहाँ आई थी? सर, लगभग कोई 4-5 बजे होंगे। सर, वो बहुत घबराई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि किसी से बचते बचाते हुए वो यहाँ तक पहुँची है। उसने मुझसे मदद मांगने की भी बहुत कोशिश की सर, लेकिन सर ये औरत यहाँ से अचानक से चली गई। सर, मैं तो उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गई थी पर वो यहाँ पर नहीं थी, लेकिन एक ब्लू वैन को मैंने यहाँ से जाते हुए देखा था। ब्लू वैन? जी सर। वैन का नंबर नोट किया आपने? नहीं सर, जैसे कर पाती वो वैन यहाँ से जा चुकी थी। अच्छा, ये वैन किस तरफ गई थी?
सर यहाँ से दाएं बाजू। खाने को देगा हैं? थैले में क्या है? सर, गीतांजलि के घर के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। और सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम उसी ब्लू वैन में गई हो जिसके बारे में गीतांजलि ने हमें बताया था। और गीतांजलि को यह भी लग रहा था कि जैसे वो किसी से बचते बचाते उसके घर पर आई, तो मुमकिन है कि वो उसी एरिया के आसपास कहीं की रहने वाली। विक्टिम की तस्वीर उस एरिया में डोर टू डोर जाकर सबको दिखाओ, शायद कोई पहचान के लिए सामने आए। इसका नाम तो स्मिता है, हमारे यहाँ काम करती थी। करीब 1 हफ्ता से काम पे नहीं आ रही थी। अभी आपसे पता चला कि उसका मर्डर हो गया है। ये स्मिता रहती कहाँ थी? मैडम एड्रेस तो नहीं मालूम, लेकिन मोती नगर के ठाकुर चाल वाली गली में कहीं रहती थी। कब से काम कर रही है यहाँ पे? 1.5 महीने पहले आई थी काम ढूंढते हुए। ये मेरा सर्टिफिकेट है। मैंने सिलाई का पूरा कोर्स किया हुआ है। मुझे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब कुछ आता है। स्मिता का मोबाइल नंबर दो। उसने मोबाइल नंबर नहीं दिया था, कह रही थी कि मोबाइल खो गया। पाटिल, मोती नगर और ठाकुर चौल में पता करो, ये स्मिता रहती कहाँ थी? उसकी किसी के साथ दुश्मनी? इतना तो नहीं पता, लेकिन एक दिन जब मैं दुकान आया तो वो एक आदमी से झगड़ रही थी। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा था ना, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। आज के बाद ना तो मेरे घर पे आना और ना यहाँ आना। चलो निकलो यहाँ से। स्मिता, क्या हुआ? कौन था ये? स्मिता ने उस आदमी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो आदमी दिखता कैसा है बता सकते हो? 40-45 साल का उम्र था उसका। सर, ये ललिता है, स्मिता की लैंडलॉर्ड। हाँ साहब, वो मेरी खोली में रहती थी स्मिता। साहब, मैंने ही उसे खोली भाड़े पर दी थी। बहुत अच्छी औरत थी साहब। यहाँ कब से रह रही थी? यही कोई लगभग 1 साल से। फैमिली के साथ? पति? साहब, पति तो था, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता था, बाहर काम करता था। पति का नाम क्या है? वो मेरे को नहीं मालूम, वो इधर को कम ही आता था। जी? सरप्राइज। अच्छा, स्मिता और उसका पति रहने वाले कहाँ के थे? साहब, नहीं मालूम। मतलब रेंट एग्रीमेंट बना होगा, उसमें नेटिव एड्रेस, गांव का एड्रेस कुछ तो होगा। साहब, मैं ये एग्रीमेंट नहीं बनवाती। मैं तो इंसान की शक्ल देख के पहचान जाती है कैसा है। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना किराएदार रखना मना है, तुम्हें पता नहीं? फिर तुमने कैसे रखा? वो सब खोली खुलवा उसकी। सब कुछ चेक करो, देखो कोई आइडिया, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिले जिससे स्मिता और उसके पति का गांव का एड्रेस पता चले। चेक इट। सर, सब कुछ चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। न स्मिता का कोई आईडी, न स्मिता के पति से रिलेटेड कोई भी चीज़। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मिता का आईडी भी कहीं गायब करवा दिया गया हो? प्रोसेस से पता करो, स्मिता किस किस से मिलती थी और उसकी खोली में कौन कौन आता जाता था। स्मिता का उसके पति के साथ कोई झगड़ा या आसपास कोई अनबन हुई हो कभी? नहीं साहब, स्मिता तो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसका किसी के साथ भी कोई एक मिनट साहब, याद आया। जन्माष्टमी वाले रात 2 लड़के लोग आए थे, स्मिता के साथ बहुत राड़ा करके गए। क्या रे? हाँ, हमको वहाँ पे बेरंग करके आ गई और अब यहाँ पे रंगोली सजा रही है। जा यहाँ से। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। बोल रहा हूँ ना। अब निकलेगा यहाँ से या मार खा के जाएगा? जा रहा हूँ। दर्जी की दुकान पर एक 40-45 साल का आदमी स्मिता से झगड़ा करके गया, और दूसरा स्मिता का पति। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। और तीसरा 20-22 साल के 2 जवान लड़के
जो उस दिन स्मिता से झगड़ा करके गए। ये सब कौन है, हमें इन सब के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन सर हम इन लोगों को पहचानेंगे कैसे? स्मिता के घर से ना कोई आईडी मिला है, ना कोई गांव का एड्रेस, और स्मिता का फ़ोन नंबर भी यहाँ किसी के पास नहीं है। जिस खोली में वो किराए पर रहती थी, हमने उस खोली को ढूंढ लिया। ठीक इसी तरह हम स्मिता के गुनहगारों को भी ढूंढेंगे और हर हाल में ढूंढेंगे। एक लावारिस लाश को एक नाम मिल गया था, स्मिता। लेकिन स्मिता कौन थी? उसका परिवार, उसका चरित्र, उसकी जिंदगी सब एक पहेली सा लग रहा था। जिन लोगों ने स्मिता को पहचान दी वो तो उसे पिछले सिर्फ 1 साल से जानते थे। तो स्मिता की बाकी की जिंदगी कहाँ बीती थी? और स्मिता की हत्या का तार उसकी मौजूदा जिंदगी से जुड़ा हुआ था या उसके अतीत से? माँ का रिश्ता ठुकरा के मैं अपनी नई जिंदगी लिखने जा रही थी, लेकिन इस जिंदगी ने हर कदम पे मेरा अलग ही अंजाम लिख रखा था। भिजवा दो। सर, स्मिता के चौल में एक आदमी है जो जन्माष्टमी की रात अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। उन पिक्चर्स में ये 2 लोग कैप्चर हुए हैं जो स्मिता के साथ उस दिन झगड़ने गए थे। मैंने स्मिता की लैंडलॉर्ड ललिता से ये क्रॉस चेक किया है, ये वही 2 लोग हैं और इसी बाइक पे बैठ के वो वापस गए थे। आरटीओ से जरा पता लगाओ ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड। हटिए हटिए, पीछे हटिए, पीछे आइए सर। ये देखिए, कचरा बीनने वाली की लाश मिली है सर। मराठे, एक कचरा बीनने वाले को भला इस तरह से कौन मार सकता है? एक काम करो, पूरे एरिया को अच्छे से छानबीन करो। सर देख, शुरू शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, कुछ नहीं तू कर पाएगा। चल। तो ही माई है? हाँ साहब, क्या बात है? स्मिता को जानता है? मर्डर हुआ इसका। इसी से मिलने गया था ना तू जन्माष्टमी की रात को झगड़ा करने? साहब वहाँ मैं कोई झगड़ा करने नहीं गया था, मैं तो अपने 2 जोगी के साथ ऐसे ही चला गया था। कौन जोगी? साहब वो स्मिता जोगी की बीवी थी। हाँ साहब, स्मिता मेरी बीवी थी, लेकिन वो मुझे धोखा दे रही थी साहब। कैसा धोखा? साहब वो मुझे छोड़ के उस मनोज के साथ भाग गई। कौन मनोज? साहब पहले तो उसने मेरी बीवी मुझसे छीन ली और फिर मेरी बीवी ने मुझे उससे पिटवाया। सब क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है सब? मुझे पिटवाने के बाद वो दोनों वहां से भाग गए। स्मिता उसके बाद कभी नहीं लौटी। जन्माष्टमी की रात को इसके साथ धमकाने गया था ना स्मिता को? तो साहब मैं गया था, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं साहब। साहब मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मनोज को पकड़ लो साहब। साहब वो सब बताएगा कि उसने स्मिता के साथ क्या क्या किया। कहाँ रहता है मनोज? साहब वो बोरीवली में। क्या स्मिता का मर्डर हो गया? चौंक तो ऐसे रहा जैसे कुछ जानता ही नहीं। सब बता दिया जोगी ने। तू स्मिता को लेकर भाग गया था ना? तूने शादी की उससे? नहीं साहब, मैंने स्मिता के साथ शादी नहीं की, वो तो जोगी से तंग आ गई थी। क्यों? नामर्द था वो, अपनी बीवी को पीट पीट कर अपनी मर्दांगी दिखा रहा था साहब। और तो और साहब, उसका और माही का संबंध था, स्मिता तंग आई थी उनसे। तो ठाकुर चौल में स्मिता को वो खोली तूने दिलाई थी? ठाकुर चौल? नहीं साहब, ठाकुर चौल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो कई महीनों से उससे मिला भी नहीं हूँ साहब, और वो भी मुझे छोड़ के चली गई साहब। मैं तो उसको संगम चाल में मिलता था, वो खोली मैंने उसको लेके दी थी साहब। अरे आना देख, आज से तुझे माई और जोगी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से ये घर तेरा। देख मैंने पूरा सामान भी डरा दिया है, अच्छा है ना? इतना प्यार करते हो मुझसे? लेकिन साहब स्मिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। थोड़े ही दिन में उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरे सारे पैसे जेवर लेकर वो भाग गई। किसके साथ गई, क्यों गई, मुझे नहीं पता साहब। मराठे, पता करो ये बच्चा कौन है जिसके हाथ में गन थी। सर हाँ साहब, 1 साल पहले तक ये औरत उस मनोज नाम के आदमी के साथ यहीं पे रहती थी। अच्छा, ये मनोज बता रहा था कि स्मिता उसके घर से कुछ पैसे और गहने वगैरह लेकर भाग गई। अरे साहब झूठ बोल रहा है वो, 1 नंबर का कमीना है।
वो तो खुद अपनी बीबी को छोड़ के उस पे लट्टू हो गया था, और जब उसकी बीबी को पता चला तो उसने उसका जीना ही हराम कर दिया। अच्छा, मनोज की बीवी के अलावा स्मिता को यहाँ आसपास किसी और से कोई झगड़ा? नहीं साहब, लेकिन हाँ, एक बच्ची भी उनके साथ रहती थी। बच्ची? क्या लगती थी वो उनकी? वो सब पता नहीं। साहब आप ही बताइए, अगर कोई औरत किसी के पति को बहलाएगी फुसलाएगी तो बीवी चुप तो नहीं बैठेगी ना साहब, आरती तो नहीं उतारेगी ना उसकी। और वैसे भी अच्छा हुआ इसके साथ, भाग गई ना सब कुछ लेकर। भाग गई या तूने उसे भगा दिया इस दुनिया से? नहीं साहब, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया साहब, आप लोग मेरे ऊपर शक मत कीजिए। हाँ, इसने अगर कुछ किया है ना तो डाल दो उसको जेल में। तू चुप कर रहा, क्या बोल रही है तू? तुम्हारे और स्मिता के साथ जो बच्ची रह रही थी वो कौन थी? साहब बच्ची? कौन बच्ची रे? कौन बच्ची? अरे बता रहे तो दे मुझे साहब। वो स्मिता की रिश्तेदार थी साहब। कौन थी? नाम क्या था? कहाँ की रहने वाली थी? उसका नाम कोयल था साहब। बस स्मिता ने मुझे उसका इतना ही बताया था। स्मिता और बच्ची के साथ रह रहा था, तो तुझे नहीं पता वो बच्ची कौन थी? सब सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। वाह कितना अच्छा, मेरे लिए। थैंक यू। कोयल, क्या कर रही हो? सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है। मनोज का ये बयान सही है कि जोगी एक गे है और माही उसका सेक्स पार्टनर था। एक्सक्यूज मी सर। और सर स्मिता जोगी से शादी करने से पहले जोगी के पिता की फैक्ट्री में मजदूरी किया करती थी। स्मिता जोगी के फादर की फैक्ट्री में मजदूरी करती थी? जोगी के फादर को बोलो। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस एरिया में स्मिता की लाश मिली थी वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर एक लावारिस वैन मिली है जिसका कलर ब्लू है। सर ये औरत यहाँ से अचानक से चली गई। सर मैं तो उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गई थी पर वो यहाँ पर नहीं थी, लेकिन ब्लू वैन को मैंने यहाँ से जाते हुए देखा था। सर, वैन की नंबर प्लेट तो गायब है। गाड़ी की चेसी नंबर से आरटीओ में पता करवाओ कि वैन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। गीतांजलि को शक था कि स्मिता को किसी ब्लू वैन में ले जाया गया था। हो सकता है वही ब्लू वैन। और फ्रेंसिक को बुला। राइट सर। हाँ सर, स्मिता मेरी फैक्ट्री में काम करती थी और जोगी को स्मिता पसंद थी, वो उससे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको एक दिन अपने घर मिलने के लिए बुलाया। देख बेटा स्मिता, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्यों, करेगा ना शादी? तो आपने स्मिता को अपने बेटे के बारे में सब कुछ साफ साफ बताया था? उसे बताया था कि आपका बेटा जोगी गे है? सर मैं माही को जोगी से दूर करना चाहता था। पहले बदनामी बहुत हो रही थी, इसलिए मैंने स्मिता को। स्मिता रहने वाली कहाँ की थी? उसका एड्रेस? सर स्मिता हमारे फैक्ट्री की मजदूर थी और कभी उसने कोई पेपर हमें दिए नहीं और मैंने भी उससे नहीं मांगा, और फिर बाद में उसने मेरे बेटे को छोड़ भी दिया था। स्मिता ने आपके बेटे को छोड़ा इसलिए तो दर्जी की दुकान पर आप उससे झगड़ा करने गए थे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब से स्मिता जोगी को छोड़ करके गई थी मैं उससे कभी भी नहीं मिला, बल्कि जोगी और माही को लेकर के मैं। जोगी क्या चल रहा है ये सब? सही किया स्मिता ने जो यहां से भाग गई। लेकिन अब उसका मर्डर हो गया और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मर्डर इन दोनों ने किया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात है सर, स्मिता का अतीत भी एक रहस्य था। उसने मुझे कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका जमीन जायदाद को लेकर के किसी से झगड़ा चल रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से एक आदमी को फैक्ट्री के बाहर उससे झगड़ा करते देखा था। क्या नाटक लगा रखा है ये सब कुछ? हाँ, समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे आगे पीछे डोलना बंद करो तुम। अरे ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? इतनी सारी जमीन जायदाद है दारी में, वो क्या ऐसे ही छोड़ देगी? चल मेरे साथ दारी, चल।
छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, निकलो यहाँ से। सर दारी के किसी जमीन जायदाद के बारे में उन दोनों में झगड़ा हो रहा था। दारी? हाँ हाँ आ रहा हूँ ना। अरे पहले मालवानी जाऊंगा, उसके बाद नए गाँव आऊँगा। कितना टाइम लगता है नए गाँव आने में? हाँ चल रखता हूँ अभी। बोलो, क्यों मारा स्मिता को? सर हमने कुछ नहीं किया है। तुम लोगों ने क्या किया और क्यों किया मुझे मालूम है। तुम दोनों का आपस में लफड़ा। अस्मिता पति कबाब में हड्डी, इसलिए उसे मारा ना? नफरत करता था स्मिता से मैं, नफरत। अरे स्मिता से ही नहीं, दुनिया की सारी औरतों से नफरत करता हूं मैं उनके जैसा क्यों नहीं दिखता? अगर मेरा बस चलता ना तो दुनिया की सारी औरतों को जान से मार दूं मैं। और उस स्मिता के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसके गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र था। क्या बड़ी बात थी? हाँ क्या बड़ी बात थी? बल्कि तूने शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब बताओ, तुम दोनों ने स्मिता को क्यों मारा, कहाँ मारा और कैसे मारा? सर हमने स्मिता को नहीं मारा, लेकिन मौका मिलता ना तो जरूर मार देता। हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा उसको सर। वो तो हम पता लगा लेंगे। मुकेश लगाओ जरा पता। सर लेकिन बात तो सुनिए सर। सर मैंने पता किया है, दारी नाम की जगह नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। नासिक पुलिस से कांटेक्ट करो, शायद स्मिता के गांव का पता चला। ओके सर, फोरेंसिक को वैन में ब्लड के ट्रेसेस मिले जो स्मिता के ब्लड के साथ मैच करते हैं। वैन किसकी है, कुछ पता चला? यस सर, ओनर का पता लग चुका है। उठाओ उसे। राइट सर। अंदर कैसे आया तू? क्या कर रहा था? नहीं मुझे नायगांव ही जाना था। ये नायगांव ही है ना? नएगांव जाना है? गेड़ा समझा है मेरे को? गेड़ा समझा है? चोरी का साहब मेरा इस सबसे लेना देना हो ही नहीं सकता। वैन तो मैंने कब की भेज दी थी। वैन तो अभी तुम्हारे नाम पर। साहब इसकी डिलीवरी नोट तो मैंने कब की उसके पास भेज दी थी। उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी मेरे पास है साहब। उसने कहा था कि वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेगा। था कौन वो आदमी? साहब वो मैंने इंक्वायरी नहीं किया साहब उसके बारे में, लेकिन अच्छी कीमत दे रहा था साहब, इसलिए थोड़ा लालच आ गया साहब। चेहरा देखा था? स्केच बनवा सकते हो? नहीं साहब इतना तो ध्यान नहीं है साहब। हाँ लेकिन सामने आएगा तो पहचान लूँगा साहब। ठीक है जा। सर स्मिता दारी की रहने वाली है, उसके ऊपर एक केस भी चल रहा था वहाँ। कैसा केस? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। स्मिता का पति विक्रम, उसने सुसाइड किया था। और स्मिता का पति? एक और पति? मैंने अपने बेटे विक्रम की शादी स्मिता से की थी, लेकिन उसने तो मेरे भोले भाले बच्चे की जान ही ले ली। मतलब? साहब मेरा बेटा विक्रम दिमाग से बच्चा था। 10 साल पहले स्मिता की आई मामा मामी को लेकर उसका रिश्ता लेकर आई, लेकिन उसके पहले ही मैंने अपने बेटे के बारे में उनको साफ बता दिया था। और फिर स्मिता को बड़ा घर चाहिए था, शहर जाना था, और मैंने सोचा शादी के बाद हम सब चले जाएंगे शहर में। लेकिन शादी के कुछ समय बाद स्मिता ने रंग बदलना शुरू कर दिया। नहीं मुझे खाना नहीं खाना, नहीं तुम मेरे साथ रहोगे। नहीं 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 सुनो, तुम मेरी पत्नी हो ना? हाँ। तुम मेरी पत्नी हो तो मैं गाना गाऊंगा और तुम डांस करोगी। पहले खाना खाएंगे उसके बाद। नहीं 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 पहले आप गाना नहीं खाएंगे, पहले तुम डांस करो। कोई ऐसा बर्ताव करता है अपने पति के साथ? मेरा बेटा तो उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन उसने तो विक्रम को मजबूर कर दिया और 1 साल में ही उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद आपने स्मिता पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस करके उसे घर से निकाल दिया। और क्या करती साहब, उस हत्यारन को सर पे बिठाती, धक्के मार के मैंने उसे घर से निकाल दिया। चल जा, निकल जा मेरे घर से, बड़ी आई है, चल निकल जा। हाँ? आई मेरी बात, आई निकल। नहीं आई मेरी बात सुनो, आई आई वैसे विक्रम के गुजरने के बाद कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी पर उसकी पत्नी का भी हक था, स्मिता का। उसका? कैसे? मेरा बेटा चला गया, उसका हक चला गया। स्मिता की मां कहाँ रहती है?
आप स्मिता को जानती हैं? हाँ, बेटी है मेरी। क्या क्या हुआ? देखिए आप, बच्चा क्या नाम है आपका? कोयल। आप अंदर खेलोगे, हम बात कर लें? काय झालं? आपकी बेटी स्मिता अब इस दुनिया में नहीं रही। पता नहीं मेरी स्मिता को किसकी नजर लग गई साहब। उसका एक ही सपना था साहब, शहर जाऊं, बहुत नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं। लेकिन मैं गरीब विधवा, मैं कैसे बेच सकती थी ना शहर उसको। मासी के गांव का एक रिश्ता तय कर दिया था मैंने, लेकिन वो भाग गए मुंबई अपने मामा मामी के घर। फिर कुछ दिनों के बाद उसके मामा मामी ने उसे बहला फुसला कर गांव वापस छोड़ दिया। जवान बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेता ना। उसकी मामी ने वो रिश्ता लाया था विक्रम का। बोला बहुत बड़ा घर है, पैसे वाले लोग हैं, इसी बहाने मुंबई भी जा सकती है। तो स्मिता मान गई। मामी ने बोला लड़का भोला है, लेकिन ये नहीं बोला कि लड़के का दिमाग बच्चे का है। मेरी स्मिता खुश नहीं थी साहब उसके साथ, फिर भी निभा रही थी अपनी शादी। और फिर विक्रम के मौत के बाद उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया और फिर सब लोग ताने देने लगे उसको। फिर उसे सूरज से प्यार हो गया। सूरज? हाँ, बहुत प्यार करता था साहब उससे। उसके लिए कुछ भी कर सकता था वो। उन दोनों ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे भी हुए, कोयल और प्रज्वल। फिर उसके बाद वो नायगांव शिफ्ट हो गए। वहां सूरज को दारू की लत लग गई साहब। फिर घर में मारा पीटी होने लगी। एक दिन सूरज का मर्डर हो गया। आपको यही लगा कि प्रज्वल ने अपने बाप सूरज को मार दिया। प्रज्वल मतलब स्मिता और सूरज का बेटा? हाँ। फिर उसे वो सुधार गृह भेज दिया गया। फिर स्मिता कोयल को लेकर मुंबई चली गई साहब। लेकिन मुंबई में भी वो कोयल के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। कोयल के साथ जबरदस्ती? हाँ साहब। फिर स्मिता कोयल को यहाँ छोड़ के कोयल, जब आप मुंबई में अपनी माँ के साथ रह रही थी तो इस आदमी के साथ रह रही थी, और इसी आदमी ने आपके साथ? मनोज? मम्मा ये अंकल गंदे हैं। स्मिता वो निकल यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। जुवेनाइल होम से पता करो हम प्रज्वल से कब मिल सकते हैं। और ये मनोज, उठाओ उसे। यस सर। तुझे सुधार गृह से भाग के नहीं आना चाहिए था बाबा। क्यों आया तू? नहीं किया तूने। नानी मुझे पैसे चाहिए। पैसा काय के लिए राजा? बदला लेना है मुझे। हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर और बाहर 2 अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, जो जिंदगियां आपस में कभी मेल नहीं खाती। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम लोगों की नजरों में वैसे ही दिखें जैसा हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन स्मिता क्या चाहती थी? जिंदगी के हर पड़ाव पर वो एक नया चेहरा लेकर सामने आई। स्मिता की मंशा कोई समझ नहीं पाया, या स्मिता की मंशा में ही कोई खोट थी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्मिता से जुड़ी हर बात के पीछे एक नई कहानी निकल कर आ रही थी। साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब।
तेरे जैसा घटिया इंसान जब छोटी बच्ची के बारे में इतना गंदा सोच सकता है तो कुछ भी कर सकता है। छोड़ो साले को, अच्छी तरह बोलो, उस दिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? थैले में क्या है? गन असली है? नकली? चलती है क्या? ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? बोलो। तुम्हारी आई का मर्डर भी एक गन से हुआ था। किसने किया? सच सच बताओ। तुम बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? किसने अपनी आई को मारा? प्रज्वल, आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि आपने अपनी आई को मारा? देखो, हमने पता लगा लिया आपने अपनी आई को नहीं मारा, फिर भी हमसे झूठ क्यों बोला? किसी ने आपको डराया, धमकाया? किसी ने मुझे नहीं डराया, पर आई के मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। अगर मैं उसके साथ होता तो वो जिंदा होती। पर आपने अपनी आई को नहीं मारा, राइट? नहीं। तो आपने अपने बाबा को क्यों मारा? बोलो, क्या हुआ था? हम सब बहुत खुश थे, आई, बाबा, मैं और कोयल। आई हम सबका अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन फिर बाबा नशा करने लगे, आई पर गुस्सा करने लगे। आई बहुत रोती थी, पर कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। फिर एक रात जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आ रहा था, तब तो आपने पुलिस को बताया क्यों नहीं कि आपने अपने बाबा को नहीं मारा? मैंने बताया पुलिस को कि मैंने नहीं मारा है, फिर भी वो लोग मुझे ले गए। लेकिन उस आदमी के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं उस आदमी का ढंग से चेहरा देख नहीं पाया। वो आदमी कौन है मुझे नहीं पता था तब। मैंने बस उसके जूते देखे थे, और फिर जब मैं सुधार गिरे से भागकर नानी के घर गया, तब मैंने देखा कि कौन था वो आदमी? बोल, ये सब क्यों किया? करीब 14 साल पहले स्मिता अपना घर छोड़कर मुंबई आई थी अपनी शादी से बचने के लिए सर। तभी वो मुझे भाग गई थी, लेकिन उसकी मामी ने उसे वापस घर भेज दिया। स्मिता को तब उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं सब समझती थी। मैं अपने पति से स्मिता को दूर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने विक्रम और स्मिता की शादी करवा दी। विक्रम की मौत के बाद सोचा था मैं स्मिता पर हाथ साफ कर लूंगा, लेकिन विक्रम की मौत के बाद उसे सूरज में सच्चा प्यार मिला, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने सूरज को नशे की लत लगा दी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं प्लानिंग करके सूरज के साथ, लेकिन फिर उसने उस जोगी से शादी कर ली। और जोगी ने उसे परेशान करना शुरू किया तो स्मिता ने मनोज में अपना साथी ढूंढ लिया। लेकिन जब मनोज ने उसकी बेटी पर बुरी नजर डाली तो मनोज को छोड़कर मोती नगर में रहने लगी। और तू सुधरा नहीं। इस दौरान तू लगातार उसे ढूंढता रहा। उसे ढूंढने के बाद तुमने उसे मार दिया। सर, मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मैंने अकेले स्मिता को नहीं मारा है। उसका एक आशिक भी है। मैंने स्मिता के मामा दिनेश को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन जब मैंने उससे पैसे मांगे उसने मना कर दिया। बोला कि लड़की देगा। फिर उसने दूर से मुझे स्मिता को दिखाया, बोला कि अकेली है, बेचारी है, किसी आदमी का साथ चाहिए उसे। मैंने स्मिता को पटाना शुरू कर दिया। वो मेरे प्यार में पड़ गई, लेकिन उसका मामा कमीना निकला। मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि वो मेरे और स्मिता के रिश्ते के बारे में मेरी बीवी को सब कुछ बता देगा, और मुझसे पैसे मांगने लगा। और स्मिता को भी बोला कि मुझे ब्लैकमेल करे। लेकिन जब स्मिता को पता लगा
कि मैंने उसे धोखा दिया है, तो वो भी मेरा घर बर्बाद करने पर तुल गई। मैंने दिनेश को मुंह मांगी रकम दी और उससे बोला, लेकिन वो भागकर मेरे घर चली आई। ताई, हाँ वो दिनेश, इसे स्मिता का खेल खत्म कर। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। अगर कोई सफलता चाहता है तो वो अपनी किस्मत को नहीं कोसता, बल्कि नई किस्मत लिखने के लिए लड़ता है। स्मिता भी अपनी जिंदगी को एक खुशहाली का मुकाम देना चाहती थी। एक अकेली औरत का हर मर्द हमदर्द बनने को तैयार रहता है, लेकिन जब कोई औरत अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती है तो उसका मददगार बनने की जगह उसके इर्द गिर्द के मर्दों के अहम को ठेस पहुंचती है। स्मिता भी एक खुशियों से भरी अच्छी जिंदगी चाहती थी। वो लगातार अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन उसने क्या किया? वो अपनी किस्मत की लकीरों को खुद बार बार बिगाड़ रही थी, एक ही इंसान पे भरोसा करके, अपने मामा पर। उसने कानून का दरवाजा नहीं ठकठकाया और उसी की तरह उसकी मामी ने भी गलती की। स्मिता की तरफ अपनी पति की बुरी नजरों से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया, उसने स्मिता के लिए भी समझौते वाली किस्मत लिख दी। गुनहगार कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसके गुनाह को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप भी किसी गुनहगार से कम नहीं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। आ गई हीरोइन। पता नहीं कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। ये इतनी रात को कहाँ से आ रही है? ऐसा क्या काम करती है? अरे आजकल दिखाई नहीं देती हो, कहाँ रहती हो? वो काम से थोड़ा बाहर गए थे। हेलो, हाँ हाँ हम समझ गए, आते हैं अभी। हाँ आते हैं। फरीदा, किसका फोन था? वो किराने वाले का था। बिरयानी का मसाला लाने बोले थे उसे, बोला आ गया है, हम बस लेकर आते हैं। ठीक है। अरे बाहर जा रही हो क्या काम से? फिर सुनना, ये वही आदमी है ना जो उसको लेने और छोड़ने आता है? नवरा है क्या तिचा? अरे पति होता तो साथ में नहीं रहता क्या? पता नहीं क्या है, शहर से बाहर जाना तो एक बहाना है। का धंधा वंदा करती होगी। हम आ गए हैं, तुम हो यहाँ? ये लो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आमना, रियाज, ये देखो
अम्मी तुम्हारे लिए क्या लाई है? मिठाई। तुम्हें पसंद है ना? हमें भी लड्डू खिलाइए। सर, फरीदा खातून। जी हाँ, मैं फरीदा। अरे सर, क्या किया इन्होंने? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है? सर, किस जुर्म में आप गिरफ्तार कर रहे हैं? सर, कल जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसमें ये प्राइम सस्पेक्ट है। हमारे पास पक्की खबर है कि फरीदा खातून टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। टेररिस्ट है ये। बिल्कुल गलत है। ऐसा मत रुकिए सर, देखिए हमारी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। जो भी सुनना है कोर्ट में सुनेंगे। चलो, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, ऐसा नहीं कर सकते। लोगों के बारे में सोचा जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, मासूम बच्चे तक मरे उसमें। बता कौन कौन इन्वॉल्व है तेरे साथ? कहां से? सच बता, बोल। नहीं जानती अब क्या करें। सर, हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर। सर, फरीदा बेकसूर है सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर, उसने कुछ नहीं किया है सर। सर, हम यहीं के हैं सर, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। 15 साल पहले हमारा निकाह हुआ था फरीदा से। देखिए सर, ये हमारे पास पेपर्स भी हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटर्स कार्ड, आधार कार्ड और ये पैन कार्ड सब है हमारे पास। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इंटेलिजेंस गलत नहीं हो सकती। पर ये क्या आई कार्ड और पेपर्स दिखा रहे हो जो फरीदा ने फेक बनवाए? अगर तुम उसके पति हो भी ना तो इतना समझ लो, फरीदा बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। सर, वो बेचारी तो झारखंड से बाहर किसी को जानती तक नहीं है। मंसूर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि फरीदा का फ्लैट है जिसकी तलाशी लेने पर पता चला कि पूरा टेररिस्ट मटेरियल से भरा पड़ा है। उसके पास इतना अकल का ये सब कुछ करे सर। आप हमारी बात का यकीन कीजिए। एक बार आप कागजात तो देखिए सर। देखिए कागजात देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं सर। देखिए। ठीक है, इसकी जांच करेंगे। अगर असली निकले तो सोचा जाएगा। जब तक आप कागजात जांच करेंगे तब तक रिहा कर दीजिए फरीदा को। उसके बाद हम आपको। तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? किस केस में इन्वॉल्व है वो? देखिए, हमारी बात का यकीन मानिए, हमको एक बार बड़े साहब से बात करने दीजिए, वो हमारी बात समझेंगे। बड़े साहब यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं ट्रेनिंग पर, जल्दी वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ से जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। फरीदा खातून, फरीदा खातून, फरीदा खातून, फरीदा खातून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देशद्रोहियों को फांसी दो, फांसी दो, फरीदा खातून को फांसी दो, फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो। हाँ सर, मंसूर भाई और फरीदा भाभी तो दोनों अच्छे लोग हैं। कितने साल से देख रहा हूँ, कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किए। फरीदा बेचारी घर गृहस्थी संभालने वाली सीधी सादी औरत है। ये सब क्या तमाशा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताएं क्या है। एक रात तो हम खुद उसको चुपके से दबे पांव बाहर जाते हुए देखे थे। कहाँ गई थी कुछ पता है? उस शहर के बाहर गोल मैदान है ना, उस रात को फरीदा को हमारे पति ने मैदान के पीछे जाते हुए देखा था। गोल मैदान क्यों गई थी बता, बोल। ये लो। चली मतलब तू गई, अभी मुझे जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल पूछ रही? क्यों? बता देंगे तो उसको बॉम्ब से उड़ा देगी तू? हाँ? इस फरीदा खातून की पूरी डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशंस सब निकालो। फरीदा खातून की उसी ओरिजिनल आधार कार्ड की कॉपी जो सिर्फ फरीदा खातून के पास हो सकती है, मीरा रोड के उस घर में मिली, जिसके बिना पे उसे बॉम्ब ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया। आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है इंस्पेक्टर, और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेट का कितना मिसयूज हो रहा है आजकल। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ने फरीदा का आधार कार्ड चुराया हो। आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकें कि फरीदा कैसे और कब गई। क्या किसी ने उसको देखा वहाँ पर? बट मेरे क्लाइंट के पास मजबूत सबूत है जिससे साबित हो जाएगी कि वो बेगुनाह है। आज शाम तक आपको बेल के पेपर्स मिल जाएंगे। ये देशद्रोही खाते यहाँ का है लेकिन गाते कहीं और का है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, हम इन्हें इनकी सही जगह पर पहुंचा के रहेंगे। अब हम इन्हें अपनी मातृभूमि में और आतंक नहीं मचाने देंगे। क्यों भाइयों? फरीदा खातून, फरीदा खातून, फरीदा खातून, सर, फरीदा के कॉल रिकॉर्ड्स में उसके पति मंसूर और बेटे रियाज के अलावा और कुछ नंबर मिले हैं जिन पे अक्सर बात होती है। सर, और एक नंबर मिला है जिन पे 15 दिन में एक आध बार बात होती है, और वो भी मंसूर के नाम पर है। मंसूर का दूसरा नंबर? शायद सर। फरीदा की बेटी आमना के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है ना?
कौन हो आप लोग? हमें जाने दो ना। अकड़ता देखो, ये आतंकवादी हमको अटका रही है। अभी बताते हैं तुमको। हम पर आदत आती है, तेरे जैसे हर देशद्रोही का हाथ तोड़ने का हिम्मत रखते हैं हम। सर फरीदा की मोबाइल लोकेशन से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है, क्योंकि उसका लोकेशन अक्सर उसके घर का या उसके आसपास के एरिया का था। शायद एक आध बार शहर के बाहर गई है, लेकिन वो भी गोल मैदान जैसी जगह पर। और ऐसी जगह जाना कोई अजीब बात है नहीं, क्योंकि मार्केट, स्कूल सब वही है। हो सकता है फरीदा ने जानबूझकर ऐसी जगह सिलेक्ट की हो जिस पे कोई शक ना करे। हो सकता है ये सब कुछ उसके ट्रेनिंग का हिस्सा हो। ना बेटा, रो मत। नहीं, कुछ नहीं, कुछ। फरीदा खातून बाहर निकलो। उधर देख, तुम उधर देखो। जाओ, गद्दारों को बाहर निकालो, बाहर निकलो गद्दारों। डॉक्टर मैडम, तबीयत कैसी है फरीदा की? ये तो अच्छा हुआ कि आप उन्हें टाइम पर यहाँ ले आए। फरीदा को घर कब ले जा सकते हैं? कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। एक बार रिकवर हो जाए फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, फरीदा खत्म कैसे? खुदा के वास्ते आप झूठी हमदर्दी दिखाना बंद कीजिए सब। आप ही लोगों के झूठे इल्जाम की वजह से हमारा परिवार इस हाल में है। आपको तो ये देख के तकलीफ हो रही होगी कि फरीदा बच कैसे गई, है ना? मंसूर जी, हमारी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और आपकी हिफाजत भी हमारा काम है। इसलिए आज के बाद से 2 कांस्टेबल हमेशा आपके घर के बाहर रहेंगे, ताकि आज जो हुआ है वापस ना हो। वाह साहब वाह, पहले वो भूखे भेड़ियों के सामने हमें फेंक दिया और अब बचाने का नाटक कर रहे हैं। नहीं चाहिए सर, हमें आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। हमारा अल्लाह हमारे साथ है, वो सब देख रहा है और सबको देख रहा है साहब, वो इंसाफ करेगा। समझ गए आप? बॉम्ब ब्लास्ट की मुख्य आरोपी फरीदा खातून को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस हॉस्पिटल पर जहां से फरीदा खातून डिस्चार्ज हो रही है। ये गद्दार, आतंकवादी, सेलिब्रिटी बन गई है। नाटक तो देखो इसका। अब थोड़ा सा काम नहीं चलेगा, ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि कभी भूल ना सके। फरीदा, तुम अभी अस्पताल से आई हो, क्यों दरवाजा खोली हो? आराम करो ना। कोई बात नहीं। अरे नहीं, हमें आज रात ही मिलना होगा। जैसे हालात हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। सर हमारी बीवी फरीदा और हमारी बेटी अमना सुबह से गायब है सर। पूरा घर ढूंढा पर वो लोग कहीं नहीं मिले सर। हम आपके हाथ जोड़ते सर, उनको ढूंढ लीजिए सर प्लीज। आपने उन दोनों को आखिरी बार कब देखा? सर जब हम सोने गए थे कमरे में तब देखा था। जब सुबह आँख खुली तो फरीदा रूम में नहीं थी सर, और हमको लगा कि घर के कामकाज में लगी होगी। फिर पूरा घर ढूंढा तो पता चला कि फरीदा ही नहीं, बेटी भी गायब है सर। अमना, आपने फरीदा का फ़ोन चेक किया? अपने साथ ले गई है या घर पे रखा है? लगता है ले गई होगी, क्योंकि घर में हमें फ़ोन नहीं मिला और हमने फ़ोन लगाया भी, फ़ोन बंद आ रहा है सर। सिंह, इनकी कंप्लेंट इमीडिएटली लिखवा लो। आप इनके साथ जाइए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बेइज्जती और बदनामी की वजह से वो घर छोड़ के चली गई हो, या फिर उसने आत्महत्या कर ली हो? क्योंकि इसके पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अगर उसने आत्महत्या की है तो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, लेकिन अगर बॉडी नहीं मिली तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फरीदा सच में टेररिस्ट और वो फरार हो। लेकिन सर अगर फरीदा सच में टेररिस्ट है और फरार हुई है तो वो अपनी बच्ची आमना को लेकर क्यों जाएगी? फरीदा के फ़ोन के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशन निकाल, हो सकता है उससे कुछ हेल्प हो जाए। सर सर ना तो फरीदा और आमना को किसी ने देखा है और ना ही दोनों के डिस्क्रिप्शन जैसे डेड बॉडी किसी को मिली है। तो फरीदा रातों रात गायब कहाँ हो सकती है? कहीं फरीदा ने बॉर्डर तो पार नहीं कर लिया? फिर फरीदा जा कहाँ सकती है? वेलकम बैक सर। ट्रेनिंग कैसे रही? ट्रेनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले फरीदा खातून का क्या केस है वो बताओ। सर जिस दिन से फरीदा और आमना गायब हुए हैं उस दिन से हम फरीदा का फ़ोन ट्रैक कर रहे हैं, सभी जगह तलाशी भी ली, लेकिन कोई लीड नहीं मिली।
सर फरीदा के मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग उसकी लास्ट लोकेशन शहर के बाहर ओल्ड माइंस की दिख रही है। यहाँ से क्या लीड मिलेगी? कैसे? हेलो, कहाँ पर? ठीक है, हम आते हैं। सर, यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक बच्ची की डेड बॉडी मिली। तुम्हें क्या लगता है ये आमना को कौन मार सकता है? फरीदा? सर, मुमकिन तो है, शायद उसके साथ जाने की जिद भी की। फरीदा उसे साथ में ले नहीं जा सकती थी, इसलिए मार दी। तुम्हारा मतलब है कि बेटी माँ पे बोझ बन सकती थी, इसलिए मार दिया। और मान लो फरीदा ने नहीं मारा, तो फिर ऐसा कौन है जिसने से मारा हो, और क्यों? सर, आसपास का पूरा एरिया चेक किया पर मर्डर वेपन नहीं मिला। सर देखने में तो रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसे कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन पेट में चाकू से कई वार किए गए, शायद उसकी वजह से उसकी मौत हुई। बाकी पूरी बॉडी पर कोई निशान नहीं है। सर, आमना के हाथों के नाखून में स्किन जमा हुआ। इसका मतलब आमना ने खुद को बचाने के लिए कातिल पे अटैक किया होगा, और उसी कोशिश में उसके हाथ के नाखूनों में उसकी स्किन फंस गई। काम करो, ये जो आमना के नाखूनों में स्किन है, इसे DNA टेस्ट के लिए भेजो, और इसकी फैमिली को बुलाओ, आइडेंटिफाई कराओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सब आमना मार दिए हमारी बच्ची को। फरीदा को भी मार दिए होंगे ये लोग। नकली देशभक्त बने फिरते हैं, दूसरों की बहन बेटी की इज्जत उछालना, को जान से मार देना अपना हक मानते हैं। झूठी देशभक्ति के नाम पर मासूम लोग पर जुल्म करते, मार दिए बच्ची को। साहब, ये सूर्य कुमार उसका आदमी लोग सब हमारी बच्ची हमने फरीदा रियाज हम सबको सरेआम वजियत किया, सिर्फ देशभक्ति के नाम पे। ये जो कुछ भी बोल रहा है सच बोल रहा है? ये सब कुछ हुआ है इसकी फैमिली के साथ, वो भी देशभक्ति के नाम पर? जी सर, एक्चुअली सूर्य कुमार नाम के एक लोकल आदमी और उसके लोगों ने इसकी पूरी फैमिली को बहुत तकलीफ दी है। अरे कौन है सूर्य कुमार, और तुमने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस सूर्य कुमार को उठाओ, आज ही इसका सूर्यास्त करते हैं। देखिए, हम अपना पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किए, हम जो भी किए देश के लिए किए। अपनी गिरी हुई हरकतों और सड़ी हुई सोच को देशभक्ति के नाम पे मत छुपा। कानून हाथ में लेता है अपने। है कौन तू? कौन है? हे दरोगा, देखो हम बोल दे रहे हैं, हम पर हाथ मत उठाना वरना। उठाया हाथ, अभी लात भी चलेंगी और डंडे भी। क्या करेगा तू? क्या करेगा? क्यों मुंह काला करेगा उस बच्ची की तरह? देखिए, विश्वास कीजिए हमारा, हम बाकी सब जो बोले माने वो सब सही है, लेकिन हम किसी का मर्डर नहीं किए हैं। नहीं मारा तुमने। शर्मा, इसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, इसके कॉल रिकॉर्ड, इसकी मोबाइल लोकेशन, छोटी से छोटी हर चीज। पहले ही केस में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है और बढ़ती जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए इसे शुरू से देखते हैं। बम ब्लास्ट में फरीदा खातून इन्वॉल्व थी, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मुंबई पुलिस के बोरीवली मेन ब्रांच से। इसका मतलब मुंबई चलना पड़ेगा, शायद वहीं से पता चले ये फरीदा कहाँ है। बॉम्ब ब्लास्ट 10 तारीख को शाम को 4 बजे हुआ। उसी रात एक गुमनाम आदमी ने हमारे कंट्रोल रूम को फोन करके ये बताया कि मीरा रोड के गणेश नगर में एक औरत रहती है जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। हम फौरन वहां पहुंचे, देखा तो दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़कर जब हम अंदर पहुंचे तो देखा फरीदा खातून, हजारीबाग, झारखंड। अहो साहेब, आम्हाला तिच्याबद्दल काहीच नाही माहिती.
हाँ, आते जाते देखते थे उसको। आधी आधी रात को आती थी, एक आदमी आता था उसको छोड़ने के लिए। उसका क्या वास्ता था उससे वो नहीं पता हम लोग को। उस लड़के की शक्ल याद है? वो क्या है ना, कभी टोपी, चश्मा, हेलमेट लगाता था ना, तो कभी उसका चेहरा नहीं देखा। वो औरत है ना, यहाँ भाड़े पे रहती थी और किसी से वास्ता नहीं रखती थी। जी हाँ सर, फरीदा खातून मेरे ही घर में रेंट पे रहती थी। वैसे कभी मैंने उसका चेहरा देखा नहीं, क्योंकि उसका चेहरा हमेशा ढका हुआ रहता था। उसके साथ जो रेंट का एग्रीमेंट किया था, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने? जी हाँ सर, मैं चालू काम तो कभी करता ही नहीं। ये उस औरत की रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी है, जिसमें उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने फरीदा खातून के नाम पर अलर्ट जारी करवाया, जिसे आप लोगों ने भी कंफर्म किया। हमें लगता है कि बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद वो तुरंत झारखंड भाग गई। देखिए सर, हम ये नहीं कहते कि आपकी इन्वेस्टिगेशन गलत है, लेकिन इससे सिर्फ इतना प्रूव होता है कि जिस औरत ने वो घर रेंट पे लिया था वो फरीदा खातून थी। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि फरीदा कभी झारखंड के बाहर गई ही नहीं और फिलहाल गायब। गायब? कहाँ गई वो? आईडीज मैडम, आईडीज आईडीज मैडम, आईडीज, आपके आईडीज दिखाइए। फरीदा खातून, यू आर अंडर अरेस्ट। मुंबई में तो कुछ नहीं मिला, अब फरीदा को यहीं तलाश करना पड़ेगा। जी सर, पर सर आमना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है आमना की मौत 14 अक्टूबर की रात 12:30 से 3 बजे के बीच एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। सर ब्लीडिंग की वजह वो मल्टीपल स्टैबिंग के वुंड्स ही। जिस रात फरीदा और आमना गायब हुई उसी रात आमना का मर्डर हो गया। ये आमना के नाखूनों में फंसी जो स्किन थी उसकी डीएनए रिपोर्ट आई? सर अब तक नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएगी। ये आमना की तो डेड बॉडी मिल गई, लेकिन फरीदा कहाँ है ये नहीं मिल रही है। सर फरीदा पकड़ी गई है, टीवी पे लाइव दिखा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है फरीदा खातून, जिसे बॉम्ब ब्लास्ट में मास्टरमाइंड कहा जाता है। हमारे जाबाज पुलिस वाले और फौजियों ने उन्हें इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया। हेलो, हाँ ठीक है, ले आइए। फरीदा खातून को यहाँ ला रहे हैं। याद दिला दे कि वही फरीदा खातून है जिसका हाथ ब्लास्ट में था। इसने कई मासूम लोगों की जान ली है। ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, एक गद्दार औरत है जो भारत छोड़कर नेपाल जाने की फिराक में थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। तुम कौन हो? तुम तो फरीदा खातून नहीं हो। सर यही बात तो मैं कब से इन लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। सर मेरा नाम रेशमा थापा है और मैं नेपाल की सिटीजन हूँ। मीरा रोड मुंबई से मैं अपनी कंट्री नेपाल वापस जा रही थी जब उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। एक मिनट, तुम वही लड़की हो ना जो मुंबई के मीरा रोड में गणेश नगर में रेंट पे रहती थी? जी सर। लेकिन जब तुम्हारे पास खुद की आइडेंटिटी है तो फिर तुमने फरीदा खातून के नाम पर वहाँ घर रेंट पर क्यों लिया? सर 6 साल पहले मैं नेपाल से मुंबई आई थी, यही सोचकर कि फिल्म इंडस्ट्री की नई सुपरस्टार बनूंगी। फिर सर मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए और बिना अपने डॉक्यूमेंट्स के किसी दूसरे देश में रहना मुश्किल था। पर मैं बिना कुछ बने, बिना कुछ किए वापस नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई, जहां मैं मिलिंद धोत्रे से मिली। सर उसने मुझे मिलने के लिए होटल में बुलाया। रेशमा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने कहा ना, बी कंफर्टेबल। और सर ये पहली बार था जब उसने मुझे मदद करने के बहाने से बुलाया और मेरी ड्रिंक में कुछ मिला के मुझे बेहोश कर दिया और मेरी बेहोशी का फायदा उठा के रेप किया और सर उसकी वीडियो बनाई और बाद में मुझे ब्लैकमेल करता रहा और फिर ये सिलसिला चलता रहा। उसका जब मन करता, जहां मन करता वो मुझे बुलाता था। सर उसी ने मुझे फरीदा खातून नाम की एक लेडी का आधार कार्ड दिया, उस पर फ़ोटो मेरी लगी थी सर। उसी आधार कार्ड के बेस पे वो मुझे रेंट पे घर दिलाया करता था। सर मुझे अपनी असली आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी, इसीलिए मैं हमेशा किसी से बातचीत नहीं करती थी। फिर सर 2 महीने पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
सर मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की मुझसे शादी कर ले, और सर मैंने उसे धमकाया भी कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो ये मैं साबित कर दूंगी कि ये बच्चा उसी का है। फिर सर मैंने सोचा कि वो तो खुद एक पुलिस वाला है जो मेरी नकली आइडेंटिटी बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया 5 तारीख को सुबह 6:30 बजे मैं घर से निकल गई। सर हाईवे से मैंने पहली बस ली जो नासिक जा रही थी, फिर वहाँ से दूसरी, फिर तीसरी। सर इन सब में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। फिर मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी। तो सर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नेपाल चली जाऊँगी। कम से कम वहाँ मेरी फैमिली तो है जो मुझे और मेरे बच्चे को देख सकती है। सर मैं वहीं जा रही थी जब उन लोगों ने मुझसे आईडी प्रूफ मांगा, तो सर मैंने फरीदा खातून का आधार कार्ड दिखा दिया और सर उन लोगों ने मुझे टेररिस्ट समझ के पकड़ लिया। तुम्हें पता है जिस दिन तुम मुंबई से भागी थी यानी कि 5 अक्टूबर को, उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? नहीं सर, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। अभी जो कुछ भी तुमने बताया है अगर वो सच है तो मिलिंद धोत्रे अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक डीएनए रिपोर्ट ये साबित कर देगी कि रेशमा के पेट में जो बच्चा है ना वो तेरा है, और फिर तेरी सारी कहानी खत्म। बता सच्चाई क्या है? इसे नहीं मानेगा। सर वो रेशमा सही बोल रही है। मैंने नशे की दवाई उसको शराब में मिला के पिलाई थी और उसके साथ वो, सर मैंने उसको फरीदा खातून के नाम से अलग अलग जगह पे भी रखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था सर, फिर वो शादी की रट लगाने लगी। अभी मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ सर? इतना वफादार है तू? आगे बोल। वो 5 तारीख को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तो मुझे आइडिया आया कि मैं रेशमा को उसमें फंसा दूंगा। इसके लिए उसके घर में गया और टेरर सेल एक्टिविटी में जो पैम्पलेट्स हम लोग को मिले थे वो मैंने उसके घर में फैला दिया। सर मेरे को मालूम नहीं था कि वो सुबह ही जा चुकी है। मुझे लगा बेडरूम में सो रही है। उसके बाद मैंने पुलिस को गुमनाम कॉल किया। मुझे लगा सर कि वो एक बार बॉम्ब ब्लास्ट के केस में अंदर जाएगी तो ज़िंदगी भर प्रूफ नहीं कर पाएगी कि वो टेररिस्ट नहीं है। धोत्रे, अब तू जिंदगी भर कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा। मोरे, चार्जशीट बनवाया चाहिए। सर सुनिए। देखा आपने कैसे एक भ्रष्ट आदमी ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए मासूम औरतों की जिंदगी सूली पे चढ़ा दी। आखिरकार सच पुलिस के सामने था कि किस तरह से झूठे बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसा के फरीदा के आधार कार्ड की कॉपी का गलत इस्तेमाल हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर मिलिंद धोत्रे जिसने जनता की सेवा की शपथ ली थी, उसने न सिर्फ रेशमा को फंसाया बल्कि अपनी पत्नी को भी धोखा दिया, और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई फरीदा ने, जिसका दूर दूर तक इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। उसकी बेटी आमना की मौत का राज अब तक नहीं सुलझा था और उसका परिवार अब तक आतंक में जी रहा था। पर फरीदा थी कहाँ, वो क्यों और कहाँ गायब थी? साहब, आप जो औरत को बॉर्डर से लाए हो वो फरीदा खातून नहीं है, वो कोई और है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसकी शक्ल तो हमने कहीं दिखाई नहीं है। क्योंकि फरीदा खातून पिछले 2 दिन से हमारे पास थी, हम उनको पहचानते और पोस्टर भी देखे हमने। थी मतलब? अब कहाँ है? मालूम नहीं साहब, शहर के बाहर हमारा चाय का ठेला है। कुछ दिन पहले एक आदमी आया था, उसने कहा यहीं पास में खाना बनाकर दे सकते हो? हमने कहा हाँ। उसने कहा कि दरवाज़ा बंद रहेगा, औरत को खाना देकर दरवाज़ा बंद करके जाना। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो खाना रखा है, खा लेना। हम 3 दिन तक उसको खाना देते रहे, लेकिन उस औरत की हालत बिगड़ती जा रही थी और हम समझ गए वो आदमी उसके साथ गलत कर रहा है। और हमको रियाज बोलती थी और एक बात बड़बड़ाती रहती थी कि आमना को मार दिया, आमना को मार दिया। उसकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हम 2 दिन पहले उस औरत के पास गए और ये लो 100 रुपया, इतना ही है मेरे पास, इसे ले लो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसे ही मर जाओगी। चलो चलो यहाँ से चलो। तू अम्मी का बेटा है ना? हाँ हाँ हाँ। तू हमसे मिलना आएगा? हाँ। चलो अब तुम आजाद हो।
चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो जल्लाद आ जाएगा। जाओ। नहीं, हम नहीं, हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ। हम आएंगे, तुम जाओ, हम आएंगे। तो मेरा बेटा अम्मी से मिलने आएगा? हाँ, हम आएंगे, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। सब साथ रहेंगे, सब खुश रहेंगे। तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? नहीं मालूम साहब, उसके बाद हम अपने काम पे लग गए, ऊपर से वो जल्लाद का डर। कौन जल्लाद? कौन था वो आदमी? मालूम नहीं साहब, लेकिन हमारे चाय के ठेले पे आता था। फरीदा को भगाने के बाद हमें हड़काने आया था। हमने कह दिया, शायद गलती से हमसे दरवाजा खुला छूट गया। उस आदमी का हुलिया बता सकते हो, कैसा दिखता था? हाँ साहब। इसके चाटे से बुलवाओ। पक्का यही आदमी? हाँ साहब, यही था, और माथे पे एक लाल टीका भी था। तेरा ही आदमी है ना ये? नाम क्या है इसका? कौन है ये? तो हम। अरे तेरे ही यहाँ का टाइम नहीं है, नाम बोल। बलराज मिश्रा। बलराज मिश्रा है। कहाँ मिलेगा ये? फरीदा कहाँ है? कहाँ रखा है तूने उसे? वो तो भाग गई। कहाँ है, कहाँ गई, हमको कुछ नहीं पता। मतलब तू मान रहा है कि तूने उसे किडनैप किया था? कहाँ से किडनैप किया था तूने उसे? हैं? कहाँ रखा था? सर, एक रात हम घर जा रहे थे तो हमने देखा कि सच के साथ झूठ मिला के बोल रहा है तू। आमना को क्यों मारा? क्यों मारा उसे? सर, हम कसम खा कर है कि हमने कुछ नहीं किया। वो तो हमारे पहुंचने से पहले मर चुकी थी। हम तो खाली उस देशद्रोही गद्दार को अपने साथ ले गए थे। उसने बम ब्लास्ट और देश के साथ गद्दारी की थी, तो हम उसको सबक सिखाना चाह रहे थे। बस हम 10 दिन उसके साथ यही करते रहे। उसके बाद एक दिन भाग गई। शर्मा, इस पर फरीदा की किडनैपिंग और रेप का केस बनाओ और सूर्य कुमार को रिलीज कर दो। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है, मंसूर के घर में उसके साथ कोई और औरत रह रही है। कौन? सर, ये तो कह नहीं सकते, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है। कहीं वो फरीदा तो नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? फरीदा यहाँ वापस आती तो हम आपको इन्फॉर्म नहीं करते क्या? तो फिर ये मोहतरमा कौन है? सर, ये हमारी पहली बीवी जीनत है। जीनत। सर, 15 साल पहले हम जीनत को तलाक दे दिए थे क्योंकि ये कंसीव नहीं कर सकती थी और हमें अपनी औलाद चाहिए थी, इसलिए हमने फरीदा से निकाह कर लिया। जी सर, फरीदा के गुमशुदा होते ही और आमना के कत्ल का पता चलते ही हम आ गए खैर खबर लेने। फरीदा घर से गायब हुई तो जीनत को बुला लिया। चल क्या रहा है ये तेरा? कहीं तूने ही तो फरीदा को गायब नहीं किया? सर, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सर, फरीदा के गुमशुदा होने और आमना के कत्ल का पता चला तो एक खैर खबर लेने घर आ गई। घर का छोटा मोटा काम कर देती है, खाना बना देती है और बच्चों का ख्याल रखती है। बस तू जा, जीनत की डिटेल ले लो। सर, जहां एक तरफ पुलिस फरीदा की तलाश में दिन रात एक कर रही थी, वहीं फरीदा इंसाफ की सारी उम्मीदें छोड़कर मंदिर के बाहर भीख मांगकर पेट भर रही थी। वही फरीदा जिसका एक हंसता खेलता परिवार था, जिसके नाम का एक मक्कार आदमी ने अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया, जिसने उस पे देशद्रोही का स्टैंप लगा दिया। और सिर्फ उस आदमी ने नहीं, पूरे शहर ने, पूरे देश ने मिलके उसका अपमान किया। आज वो बेचारी भिखारन बने घूम रही थी। क्या फरीदा की तकलीफें यहाँ खत्म होने वाली थी? फरीदा की तलाश के चलते जीनत पुलिस की नजर में आई थी, लेकिन पुलिस को पता चला कि जीनत सच कह रही थी। फरीदा 15 दिन में से एक बार जिस नंबर पे कॉल करती थी,
वो नंबर जीनत का ही था। बावजूद इसके पुलिस ने फैसला किया कि वो जीनत पर नजर रखेंगे, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशंस निकालेंगे। पुलिस को हैरानी थी कि मंसूर ने जीनत के उसके साथ आके रहने वाली बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। तो क्या मंसूर ने फरीदा के मिलने की आस ही छोड़ दी थी, उस आस पर जिस पे पुलिस अब तक कायम थी। पुलिस को उसके बारे में खबर मिली, लेकिन उस हाल में नहीं जिस तरह से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। सर, चाकू से पेट पे अनगिनत वार किए गए। जिसने भी फरीदा को मारा है उसने ये कंफर्म किया कि वो बचेगी नहीं। सर, इस तरफ। इसका मर्डर भी ठीक उसी तरह हुआ है जिस तरह से आमना का। ये दमयंती है, मंदिर के बाहर भीख मांग के अपना गुजारा करती है। सबका कहना यह है कि फरीदा सिर्फ इनके साथ ही बात करती थी। फरीदा के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? ये कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगा करती थी। साहब यहाँ के लोकल गुंडे हैं ना, उसको उतना ही पैसा रहने देते थे कि वो पेट भर के खा सके। बड़बड़ाती रहती थी कि आमला को मार डाला, आमला को मार डाला। वो रियाज को याद करती रहती थी। हमने पूछा भी, 2 दिन पहले अचानक उसने कहा कि मुझे फोन करना है। एक फोन करना है हमें। फोन करना है? किसको? कोई है भी क्या तुम्हारा? फोन करना भाई साहब, फोन करना दो ना भाई साहब, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है भाई साहब, एक फोन करना है। अच्छा ठीक है। किसको फोन किया था उसने? मुझे तो पता नहीं। अच्छा, आप बता सकती हैं कौन था वो आदमी जिसके फोन से फरीदा ने कॉल किया था? नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ साहब। फरीदा ने किसके फोन से कॉल किया था मुझे क्या पता। हजारों श्रद्धालु आते जाते रहते हैं यहाँ पे। शर्मा, मंसूर से बॉडी आइडेंटिफाई करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। सर, आप फरीदा के कातिल का कुछ पता चला सर? उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं, तुमसे ही बात करनी है। 22 तारीख की रात 12:30 बजे तुम्हारे फोन की लोकेशन वही थी, राम मंदिर के पास जहां फरीदा का मर्डर हुआ। सबूत नंबर 2, फरीदा जिस दिन घर छोड़कर निकली थी उसने आखिरी कॉल तुम्हें किया था। और सबूत नंबर 3, ये डीएनए रिपोर्ट, उसमें आमना के नाखूनों में फंसी हुई स्किन तुम्हारे। बोलो, बताओ पूरी कहानी। फरीदा बहुत अच्छी इंसान थी। मंसूर के छोड़ने के बाद हमारा साथ दिया करती थी। ये लो, पैसे से हमारी मदद किया करती थी। हमारे पास कमाने का तो कोई रास्ता था ही नहीं। फिर जब वो टेररिस्ट दहशत कर बताई गई तो जेल गई, खुदकुशी करने की कोशिश अस्पताल गई। हम तो सपने सजाने लगे थे कि फरीदा अगर मंसूर की ज़िंदगी से निकल जाएगी तो वो हमें अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लेंगे। फिर पता चला कि फरीदा खुदकुशी करने में नाकाम हो गई है। एक रात उसका फ़ोन आया कि आज ही उससे मिलना होगा, आखिरी बार वो पैसों से हमारी मदद करेगी, क्योंकि घर वालों की बेहतरी के लिए वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रही है। शहर के बाहर हम रात को जिस जगह मिलने वाले थे, फरीदा के साथ आमना भी आ गई। तो हमें लगा उसने फरीदा को घर से निकलते देख लिया होगा, तो जिद करने लगी होगी, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर आ गई। तभी हमने फैसला किया कि हम इन दोनों को ही मार देंगे, कि वो खुद ही उसे जान से मार देगा। हम घर जाकर मंसूर के पास जाने की तैयारियां करने लगे। हमें लगा कि फरीदा तो अब तक मर चुकी होगी। फिर एक दिन उसका राम मंदिर से मंसूर के फ़ोन पे फ़ोन आया। मंसूर उस वक्त बाथरूम में थे। फ़ोन हमने उठाया। बिना सोचे समझे बोले जा रही थी कि जीनत ने आमना को जान से मार दिया है और अब वो हमें भी मारना चाहती है। हम यहाँ राम मंदिर पे हैं, आके हमें ले जाओ। हमने बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया और रात को राम मंदिर चले गए। अल्लाह और कानून दोनों तुम्हें सजा देंगे। फरीदा एक नेक इंसान थी जो अपने पति की तलाकशुदा बीवी के लिए फिक्रमंद थी, उसकी मदद कर रही थी। एक मासूम औरत जो अपनी घर गृहस्थी संभालने में लगी थी, बच्चों को पालने में लगी थी,
उसका इतना अपमान हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर दी गई। देशभक्ति दुनिया के हर इंसान के रगों में दौड़ती है, चाहे वो किसी भी देश का इंसान क्यों ना हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गला फाड़ के चिल्लाना, दूसरों को गालियां देना ठीक है। आपको गाली देने का लाइसेंस कोई नहीं देता। आप सच्चे देशभक्त तब हो जब आप एक अच्छे इंसान हो। जब इंसानियत से भटकने लगो तो जरूरी है कि सिर्फ दूसरों को नहीं, पहले खुद को संभालो। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।